बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यमन के हमले के बाद इसराइल में इस वक्त जो खलबली मची है, जो लड़ाई हुई है, ईरान ने जो प्लान डिजाइन किया था एग्जैक्टली चीजें वही हो रही है। सीन ये हुआ है कि नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर की शदीद 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 लड़ाई हो गई है और इस वक्त हालत ये है कि नेतन्याहू ने डिफेंस मिनिस्टर को कहा है, अपने वजीर दिफा को, वहां पर ऐसा नहीं होता कि जी वजीर दिफा के बगैर आर्मी चीफ उठ जाए और सारे इकदाम खुद करे। नेतन्याहू ने उसको कहा है कि इमीडिएटली बगैर एक दिन जाया किए बगैर फौरी तौर पर लिबनान से जंग छेड़ दे और एक लम्हा भी जाया ना हो, मुझे कोई चूं चढ़ा कुछ नहीं चाहिए। इस सूरत हाल में वजीर दिफा ने कहा जो मर्जी हो जाए हम जंग नहीं छेड़ेंगे। उसने कहा अब जंग छेड़ेंगे तो हमारे कई शहर सफ़े-हस्ती से मिट सकते हैं, निशाने पर हैं, और खास तौर पर यमन ने जब से अब ऐलान किया है उसके बाद से सब कुछ तबाह हो जाएगा। उसने कहा कि लास्ट वार्निंग है मेरी, मुझे पता है तुम किसकी जुबान बोल रहे हो, तुम आर्मी चीफ की जुबान बोल रहे हो। अगर ये जंग नहीं छिड़ी तो मैं अब तुम्हें हटाने के लिए जा रहा हूं। अब नेतन्याहू ने फैसला किया है कि वो वजीर दिफा को हटाने जा रहा है। अब आप ये सोचें कि नेतन्याहू की तो गवर्नमेंट जो है वो एक आधे बंदे पर ही टिकी हुई है, तो इस सारी सूरत हाल में उसने फैसला किया है कि वजीर दिफा को हटाकर आर्मी चीफ को काबू करना है। और जो वो बंदा लेकर आ रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है जनाब, ये है वो बंदा। इसका नाम है गाइडियोन सार। ये बेसिकली एक वक्त था नेतन्याहू की पार्टी में होता था, वहां पर कैबिनेट के अंदर यानी एक सेक्रेटरी के तौर पर काम करता था। फिर ये नेतन्याहू के खिलाफ रहा, 2-3 साल शदीद उसके खिलाफ रहा और वजीर आजम बनने के चक्रों में था। अब सीन ये हुआ है कि नेतन्याहू के साथ इसके मामला तय हो गया, क्योंकि दोनों एक मुद्दे पर एक हैं। यानी दोनों ने कहा है कि ठीक है जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, वक्त निकला जा रहा है, 2000 साल बाद हमने जिस वक्त का इंतजार किया था, तो इस सूरत हाल में जंग छेड़ना लाजिम है। नेतन्याहू ने इससे बातचीत की है और ये तैयार हो गया, ये वजीर दिफा बनेगा और इसके थ्रू ये आर्मी चीफ का अब गला पकड़ेंगे। और असल में ये जो इस वक्त करंट जो वजीर दिफा है वो ये कह रहा है कि यमन ने, जो आर्मी ने हमें बताया है, वो ये कह रहे हैं कि यमन ने जो इस वक्त हमला किया है वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि हमारा डेविड स्लिंग से लेकर आयरन डोम, अमेरिका का पैट्रियट और एरो, ये सारे फेल हो चुके हैं। अब हम अपना मुल्क नहीं बचा सकते और सबसे बढ़कर यमन की फोर्सेस शाम में पहुंच गई हैं। लिबनान हम पर हमला कर रहा है, ईरान पूरी तरह तैयार है और रूस भी तैयार है। तो नेतन्याहू ने कहा है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है। उसे कहा आर्मी चीफ ने हमें बताया है कि अगर ये जंग छिड़ जाती है तो फौज लड़ने के लिए तैयार नहीं है। फौज के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं और इस सूरत हाल में बहुत सारे यानी तकरीबन 1000-1500 के करीब तो कैप्टन, मेजर, कर्नल और बाकी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने दरखास्त दे दी है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाए, हमने किसी सूरत भी लड़ाई नहीं करनी। अब सीन क्या हुआ है कि उसने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हम ग्राउंड पर हैं। नेतन्याहू असल में वो चीज नहीं देख रहा जो आर्मी चीफ देख रहा है। आर्मी चीफ ये देख रहा है कि हम ये जंग नहीं जीते हुए नजर आ रहे। ग्राउंड रियलिटीज ये बता रही हैं कि बड़ी लड़ाई इजराइल के खिलाफ है और सबसे बढ़कर उनके कई शहर तबाह। उन्होंने कहा कि लिबनान का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके लाखों के हिसाब से मिसाइल है, हम लिबनान के शहर तबाह करेंगे, वो भी हमारे शहरों को तबाह कर देंगे, फिर यमन भी तबाह कर देगा, फिर शाम से तबाही होगी और फिर उसके बाद ये होगा कि हमारे हाथ से अपने शहर निकल जाएंगे। और मसला सारा ये है कि लिबनान हो या शाम हो, वहां से फौजी अब दाखिल होने के लिए तैयार है। तो जो लड़ाई आप ये समझिए यमन में लड़ी जानी है वो इसराइल की गली कूचों में लड़ी जाएगी और हमारी फौज इस लड़ाई के लिए ट्रेन नहीं है। हमने सारी जिंदगी उनकी ट्रेनिंग की है निहत्तों के लिए, तो वो ट्राई बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि नई चीज दौरान जंग, तो वो लड़ने के लिए तैयार भी नहीं और ना हम ये जंग जी सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात में कुछ नहीं, आप लड़ाई करो, अमेरिका को लाना मेरा काम है। यानी वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम इस जंग में कूद पड़ते हैं फिर बरतानिया की फौजें अमेरिका की फौजें ले। और नेतन्याहू ने एक और भी चीज कही है, वो एक और काम करने जा रहे हैं। असल में जो अफ्रीका के लोग हैं, जो काले हैं, ये इनको वो बुला रहे हैं, ये असाइलम सीकर हैं, यानी जो असाइलम लेना चाहते हैं, इनको वो कह रहे हैं कि हम आपको देंगे नेशनैलिटियां, आप हमारे साथ आगे जंग लड़े। अब आप सोचें अफ्रीका में इतनी ज्यादा गुर्बत है कि पूरी दुनिया में ये लोग फैले हुए हैं। उनको कह रहे हैं कि इसराइल आ जाओ, इसराइल में आओ, हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हारी फैमिली भी रखेंगे, सब करेंगे। असल में इन्होंने पुतिन से एक काम सीखा है। आपको पता है कि पुतिन ने इस वक्त अपनी फौज को तकरीबन 30 लाख के करीब ले गया है
और कहा है कि वो बढ़ाने का ऑर्डर जारी कर दिया लाखों के हिसाब से, और उसमें बहुत सारे और ममालिक से भी वो बंदे लेकर आ रहा है, कह रहा है कि आओ मैं तुम्हें नेशनैलिटियां दूं, आओ लड़ो यूक्रेन के अंदर। तो अब इन्होंने क्या फैसला किया, इन्होंने कहा यार हमारे बंदे मारे जा रहे हैं, गुलामी ब्रिगेड समेत 12 यूनिट्स हमारी खत्म हो गई हैं, हमारे कमांडोज मारे गए हैं, अब तो लड़ाई का मौका है, तो क्या हम काम करें। इन्होंने फैसला किया है कि जिनके पास नेशनैलिटी यानी दरबदर वो ठोकरें खा रहे हैं, जो इजराइल में भी मौजूद है बाकी जगह, हम उनको बुलाकर लेकर आते हैं, उनको कहते हैं आओ हमारे साथ लड़ो। उनको यानी आप अंदाजा करें कि कैसी अजीबोगरीब मेंटालिटी है, उनको लेकर आना चाहते हैं, यानी जिनको लड़ने का तजर्बा ही नहीं है। अब आप बताएं कि जो असाइलम सीकर होते हैं, जो यूरोप जा रहे हैं, जो गैर कानूनी तौर पर दुनिया भर में जा रहे हैं, अब वो लड़ाई करेंगे, उनको नेतन्याहू ने कहा भर्ती करवाओ। या उसके अलावा एक ऐसी भी सूरत हाल है, ये दाइश टाइप जो ग्रुप्स हैं उनकी भी भर्तियां हों, और दुनिया भर से, इवन के इंडिया से भर्ती हो, पूरे पैमाने पर यहाँ पर आकर लड़ाई करें। अब वो कह रहे हैं कि हमारी फौजें बैक पर हों, इनकी फौजें आगे हों। सो इस सारी सूरत हाल में मामलात बड़े अजीबो गरीब हो चुके हैं, और लड़ाई का जो लेवल है वो ऐसा हो गया। वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ असल में सारे फसाद की जड़ है, जो बुज़दिल है, डरपोक है, यमन से डरता है, वो असल में कह रहा है कि ईरान के ऊपर हमला करो। नेतन्याहू असल में कह रहा है कि ईरान पर हमला करो, और इसके साथ साथ लिबनान पर हमला करो, और यमन पर भी हमला करो। और इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि अगर हमने जंग छेड़ दी तो फिर उसके बाद बरतानिया को हम लेकर आएंगे, फिर अमेरिका को भी लेकर आएंगे। आप अंदाजा करें कि आर्मी चीफ ये कह रहा है कि जिस लेवल की प्लानिंग तुम ये कर रहे हो, क्योंकि वो ग्राउंड पर है, उसको तो फौज का पता है कि फौज क्या कर रही है, उसको तो ये पता है कि हमारी फौज लड़ने के काबिल है, यानी हमारे पास क्या डिफेंस के हालात हैं। आप एक बात बताइए, 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हो, यमन का हाइपरसोनिक मिसाइल जो उन्होंने मारा है, और वो जाकर 2000 किलोमीटर ट्रेवल करता हुआ जाता है 11 मिनट्स में। 25 लाख के करीब लोग शेल्टर्स के नीचे चले गए। कल खबर थी 20 लाख का, 25 लाख की फिगर आ रही है। 25 लाख शेल्टर्स के नीचे चले गए हैं डर के मारे। डेविड स्लिंग फेल, एरो फेल, आयरन डोम फेल, तमाम डिफेंस सिस्टम फेल। वो छोड़े आप, अमेरिका का जो समंदरों के अंदर डिफेंस सिस्टम था एयरक्राफ्ट कैरियर पर, वो भी फेल। जॉर्डन में लगे हुए वो भी फेल, फ्रांस का फेल, सारे फेल, सारे क्रॉस करते करते जाकर उसने हिट किया है। अब वो कह रहे हैं कि हमने जो मारा है कि वो तो कुछ भी नहीं है, हम जो अब मारेंगे आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। और सब ने अपने अपने टारगेट्स चूज किए हैं। लिबनान ने नॉर्दर्न साइड पूरी चूज की हुई है, और इस तरह यमन ने तिल अबीब को टारगेट करना है, और इसके अलावा इराक की फोर्सेस ने हाइफा को टारगेट करना है। और इस सारी सूरत हाल में आप जरा देखें, ईरान पता नहीं क्या टारगेट करेगा। आर्मी चीफ से देखे, हम 1000 दफा इनसे, जाहिर सी बात है आर्मी के हुक्म पर ही सारे मासूम लोग मारे गए, लेकिन इस मामले पर अगर आप देखें तो बंदा ठीक कह रहा है। वो कहता है यार कि आप इस लड़ाई में हमें लेकर जाना चाहते हो, जिस लड़ाई के अंदर हमारी बर्बादी और तबाही है। वो नेतन्याहू को ये कह रहा है कि हम इस जंग में जा रहे हैं, सारी जिंदगी हमने इनसे लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे डिफेंस सिस्टम यमन के मिसाइल को रोकने के लिए नाकाफी है। अब पहले तो ये होता था जी अमेरिका से हथियार, अमेरिका के हथियार भी बेकार है। अब वो ये असल में कह रहा है कि हम लेबनान में जाकर स्ट्राइक करें, मारे उनको, अपने F-35 लेकर जाएं, लेकिन वो जो बदले में रिएक्शन आना है वो असल में उसके लिए तैयार नहीं है नेतन्याहू। वो कह रहा है कि ठीक है जी, देखी जाएगी जो सूरत हाल होगी। उसको मसला ये है कि अगर जंग नहीं छिड़ी तो अवाम जो सड़कों पर आई हुई है। अब देखिए कल जो हमला हुआ है उसके बाद तो अवाम शदीद गुस्से में है, और कल रात भी आप देखें कि उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था कि अब तिल अवीव की साइड पर ये सूरत हाल है, लोगों में गुस्सा, नफरत है, और वही कह रहे हैं कि यमन से हमला हुआ है। यानी ये बात किसी को हजम नहीं हो पा रही कि वहां से ड्रोन्स हमले और ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो इनकी हो गई आपस में लड़ाई। अगर ये मामला मिसाल के तौर पर इसने वजीर दिफा को हटा दिया, और ये हटाने वाला है अनकरीब, लेकिन इस सूरत हाल में ये वाला अपना बंदा ले आता है, अगर ये आकर आर्मी चीफ को कंट्रोल ना कर पाया देन क्या होगा? फिर एक ही सूरत हाल है नेतन्याहू के पास कि वो आर्मी चीफ को हटाए। देखिए अगर वजीर दिफा को ये हटा सकते हैं दौराने जंग, तो क्या ये आर्मी चीफ को नहीं हटा सकते? चले हम एक ऐसी सूरत हाल देखते हैं कि अगर आर्मी चीफ ने नेतन्याहू को हटा दिया फिर क्या होगा। जाहिर सी बात है अवाम जो है इजराइल की 90 से 95% जंग नहीं चाह रही, तो अवाम ही साथ होती है ना। जब भी फौज ने कोई मार्शल आए कुछ करना होता तो अवाम की हिमायत होती है, जब नहीं होती तो जाहिर सी बात है फिर वो तुर्की वाला हाल होता, अवाम निकल आती। इस वक्त तो अवाम इजराइल की आर्मी चीफ के बयानिए के साथ है कि भाई आप इस जंग को ना होने दें। और नेतन्याहू कह रहा है मैंने होने देनी है, और आधी गवर्नमेंट उधर है। आप सोचें कि इजराइलियों ने सारी जिंदगी जंग नहीं देखी,
इस लेवल की कि उनके मुल्क के ऊपर, उनके शहरों में लड़ाइयाँ हो। यमन की फोर्सेस जो हमला कर रही हैं, वो जो सारा कुछ कर रही हैं, उनकी ट्रेनिंग आप देखिए। उन्होंने इसराइल की गलियों का रेप्लिका बनाकर सारी ट्रेनिंग वहां पर की हुई है कि भाई हमने वहां पर दाखिल होना, हमला करना। तो ये जंग इसराइल के गले पड़ गई है, इनको अंदाजा हो गया है। इसीलिए आर्मी चीफ चीख कर कह रहा है कि तुम जिस जंग में हमें धकेलना चाहते हो उसमें 100% हमारी हार है, और हमें इस बात का खतरा हमारे रेलवेज, हमारे पावर स्टेशन, हमारे ट्रांसमीटर्स, और सबसे बढ़कर यमन ने जो कल हमला किया उसमें उन्होंने इनका सारा सिस्टम जैम कर दिया, जैम करके हमला किया। तो इस सूरत हाल में वो काफी हद तक परेशान है। लेकिन अब लड़ाई अरूज पर है और अगला नंबर आर्मी चीफ का भी आ जाएगा, उसको भी हटाएगा। फिर देखिए कौन आता है। और ये जंग इस दफा पता चल गया इसराइल को कि उनके साथ हुआ क्या, गले पड़ गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।